नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो 2 सदियों बाद भी उतनी ही ताज़ा और प्रासंगिक लगती है। जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। हमारे पास इसका एक रूपांतरण है जो हमें सीधे ले जाता है 19वीं सदी के इंग्लैंड, हार्टफोर्डशायर में। हाँ, वो इंग्लैंड जहाँ समाज, मान मर्यादा, पैसा और सही रिश्ते ये सब बहुत मायने रखता था। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के किरदारों को समझें, उनके उलझे रिश्तों को देखें और सबसे बढ़कर वो जो 2 शब्द हैं, अभिमान और पूर्वाग्रह, उनकी परतों को खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के केंद्र से, बेनेट परिवार। मिस्टर और मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया। और मिसेस बेनेट, उनका तो बस एक ही मिशन है जिंदगी में। हाँ, अपनी 5 बेटियों की शादी अच्छे घरों में करवाना। और देखिए, उनका ये जुनून उस जमाने के सामाजिक ढांचे को दिखाता है। असल में महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता या करियर के रास्ते वो तो लगभग बंद ही थे। सही। जायदाद भी अक्सर बेटों को मिलती थी, तो एक अच्छी शादी ही मतलब बेटियों और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य तय करती थी। हाँ, तो मिसेस बेनेट की चिंता को हम उस नजरिए से देख सकते हैं, भले उनका तरीका थोड़ा ज्यादा उत्साही लगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो समय की सच्चाई थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है मिस्टर बिंगली की। हाँ, एक अमीर नौजवान और सबसे जरूरी अविवाहित। उनके आने की खबर से ही जैसे पूरे इलाके में एक उम्मीद सी दौड़ जाती है, खासकर माओ में, क्योंकि वो एक बहुत ही सूटेबल मैच थे, है ना? हाँ, तो पहली पब्लिक मीटिंग होती है एक लोकल डांस पार्टी में। वहीं पर बिंगली और जेन बेनेट, जो सबसे बड़ी बेटी हैं, उनके बीच एक कनेक्शन बनता दिखता है। बिंगली का नेचर काफी खुला हुआ है, मिलनसार है, और जेन शांत, खूबसूरत, शालीन, एकदम परफेक्ट जोड़ी लगती है पहली नजर में। लेकिन उसी पार्टी में एक और शख्स हैं जो सबका ध्यान खींचते हैं, पर शायद अलग वजहों से। मिस्टर डार्सी। कुछ हद तक मगरूर कह सकते हैं। हाँ, थोड़े रिजर्व्ड और अभिमानी किस्म के। और यहीं पर कहानी का जो मेन टेंशन है वो शुरू होता है। बिल्कुल। जब डार्सी से एलिजाबेथ के साथ डांस करने को कहा जाता है तो उनका जवाब, वो जो कमेंट था, हाँ, कि वो इतनी भी खास नहीं कि मैं उनके साथ नाचने के लिए टेम्प्ट हो जाऊं। और बदकिस्मती से एलिजाबेथ ये सुन लेती हैं। और ये सिर्फ एक रूखा कमेंट नहीं था, ये डार्सी के गहरे अभिमान का प्रतीक था। शायद उनके सामाजिक दर्जे से, उनकी अपनी श्रेष्ठता की भावना से उपजा हुआ। और एलिजाबेथ की प्रतिक्रिया, वो तो तेज दिमाग हैं, स्वाभिमानी है और शायद थोड़ी जजमेंटल भी। हाँ, थोड़ी जल्दबाज राय बनाने वाली। तो डार्सी के इस व्यवहार से उनके मन में तुरंत एक गहरा पूर्वाग्रह बैठ जाता है। वो डार्सी को सिर्फ घमंडी नहीं समझती, बल्कि एक बुरा इंसान मान लेती हैं। तो ये दोनों चीजें, अभिमान डार्सी का और पूर्वाग्रह एलिजाबेथ का, कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ही सेट हो जाते हैं। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों भावनाएं, अभिमान और पूर्वाग्रह, एक तरह से ढाल का काम करती हैं। डार्सी का अभिमान शायद उन्हें दूसरों से एक दूरी बनाए रखने में मदद करता है, और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह उन्हें उस इंसान से बचाता है जिसने उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। बिल्कुल। और फिर इस पूर्वाग्रह को और हवा मिलती है जब मिस्टर विकहम आते हैं। ओह, मिस्टर विकहम, आकर्षक, फौजी वर्दी में, और बातें तो जैसे शहद में डूबी हुई। हाँ, और वो एलिजाबेथ को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे मिस्टर डार्सी ने उनके साथ बहुत बुरा किया, अन्याय किया, उनके पिता की वसीयत का अपमान किया, उनका हक छीन लिया। और एलिजाबेथ, जो पहले से ही डार्सी को नापसंद करती हैं, वो विकहम की कहानी पर मतलब फौरन यकीन कर लेती हैं। हाँ, ये तो क्लासिक केस है उसका, जिसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं ना। बिल्कुल, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हम अक्सर वही सुनते या मानते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे। एलिजाबेथ ने डार्सी को समझने की कोशिश ही नहीं की, बस विकहम की बातों को सच मान लिया। इसी बीच जेन और बिंगली का रिश्ता जो इतना अच्छा चल रहा था, हाँ, वो अचानक खत्म हो जाता है। बिंगली बिना कुछ बताए लंदन लौट जाते हैं। जेन का दिल टूट जाता है। और एलिजाबेथ को और बाकी कई लोगों को भी पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे डार्सी का ही हाथ है। शायद डार्सी को बेनेट परिवार का सामाजिक स्तर अपने दोस्त बिंगली के लायक नहीं लगा। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। और इससे एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति गुस्सा और नफरत वो और भी पक्की हो जाती है। ये सिर्फ किरदारों की केमिस्ट्री नहीं,
ये उस दौर के क्लास डिफरेंस को भी दिखाता है। बिल्कुल। डार्सी का हस्तक्षेप अगर हुआ है तो वो शायद जेन की फीलिंग्स पर शक के अलावा उनके परिवार की सामाजिक स्थिति और कनेक्शंस की कमी को लेकर चिंता से भी जुड़ा हो सकता है। कहानी में एक और परत तब जुड़ती है जब एलिजाबेथ की जो प्रैक्टिकल दोस्त है शार्लेट लुकास, हाँ शार्लेट, वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती हैं। वही मिस्टर कॉलिंस जो थोड़े अजीब चापलूस किस्म के पादरी हैं और जिन्हें एलिजाबेथ खुद शादी के लिए मना कर चुकी थी। और शार्लेट उन्हें पसंद नहीं करती, ये जानते हुए भी वो शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि शादी उनके लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का जरिया है। ये बात एलिजाबेथ के आदर्शवाद को एक झटका देती है। हाँ, ये उस समय की महिलाओं की मजबूरी को दिखाता है। शार्लेट प्यार की जगह प्रैक्टिकलिटी चुनती हैं क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत कम थे। ये दिखाता है कि हर कोई एलिजाबेथ की तरह सिद्धांतों पर अड़े रहने का रिस्क नहीं ले सकता था। ये रोमांस बनाम यथार्थ का एक कड़वा सच है। कहानी में फिर एक बड़ा मोड़ आता है। मिस्टर डार्सी काफी अनएक्सपेक्टेडली एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। हाँ, लेकिन उनका तरीका इतना भद्दा और अभिमान से भरा हुआ। वो प्रपोज करते हुए भी एलिजाबेथ के परिवार और उनकी सामाजिक स्थिति की आलोचना कर बैठते हैं, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये शायद कहानी का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक क्षण है। डार्सी प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका अभिमान, उनकी सामाजिक कंडीशनिंग, वो उन्हें इसे सही ढंग से कहने ही नहीं देती। वो जैसे अपनी भावनाओं और अपनी क्लास सुपीरियोरिटी के बीच फंसे हुए। जाहिर है एलिजाबेथ गुस्से में उनका प्रस्ताव ठुकरा देती है। और सिर्फ ठुकराती नहीं, वो उन पर सीधे आरोप लगाती हैं जेन का दिल तोड़ने का और विक्रम के साथ नाइंसाफी करने का। इस टकराव के बाद डार्सी एलिजाबेथ को एक लंबा खत लिखते हैं और यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। वो खत एक तरह से सच्चाई का आईना है। डार्सी उसमें अपनी तरफ की कहानी बताते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, उन्होंने बिंगली को जेन से अलग किया, लेकिन वजह बताते हैं कि उन्हें जेन की भावनाएं सच्ची नहीं लगी क्योंकि जेन बहुत शर्मीली थी, चुप रहती थी। उन्हें लगा जेन उदासीन है। हाँ, और वो अपने दोस्त को दिल टूटने से बचाना चाहते थे। और फिर वो विक्रम के बारे में जो खुलासा करते हैं वो तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, पता चलता है कि विक्रम असल में एक धोखेबाज, जुआरी और चरित्रहीन इंसान है, जिसने न सिर्फ डार्सी के पैसे उड़ाए बल्कि उनकी छोटी बहन जॉर्जियाना को उसकी दौलत के लिए फंसाने और भगाने की भी कोशिश की थी। डार्सी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश की थी, जिसे विक्रम ने ठुकरा दिया। इस खत को पढ़कर एलिजाबेथ एकदम हिल जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका पूर्वाग्रह कितना गहरा था और उन्होंने बिना सच जाने कितनी आसानी से विक्रम पर भरोसा कर लिया और डार्सी को गलत समझ लिया। ये उनके आत्मज्ञान का क्षण है जहां उन्हें अपनी समझदार होने की धारणा पर सवाल उठाना पड़ता है। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब चल ही रहा होता है कि बेनेट परिवार पर एक असली संकट आ जाता है। हाँ, उनकी सबसे छोटी बेटी लिडिया, वो उसी बदनाम मिस्टर विक्रम के साथ भाग जाती है। और ये सिर्फ एक लड़की का भागना नहीं था, उस दौर में ये पूरे परिवार के लिए सामाजिक बर्बादी का खतरा था। बहुत बड़ा स्कैंडल। लिडिया का भविष्य तो खतरे में था ही, इस घटना से बाकी बेटियों की शादी की उम्मीदें भी खत्म हो सकती थी। परिवार की इज्जत दांव पर थी। कोई भी सम्मानित परिवार ऐसी घटना के बाद बेनेट परिवार से रिश्ता जोड़ने में हिचकिचाता। परिवार में हड़कंप मच जाता है। फिर खबर आती है कि लिडिया और विक्रम मिल गए हैं और विक्रम शादी के लिए राजी हो गया है, कुछ पैसों के बदले। सबको लगता है कि ये मिस्टर गार्डनर, जो एलिजाबेथ के मामा हैं, उन्होंने ये सब इंतजाम किया है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही निकलती है। और यहाँ डार्सी का चरित्र एक बिल्कुल नए अप्रत्याशित रूप में सामने आता है। बाद में एलिजाबेथ को पता चलता है कि पर्दे के पीछे सारा काम डार्सी ने किया था। उन्होंने विक्रम को ढूंढा, उसके सारे कर्ज चुकाए, उसे लिडिया से शादी करने के लिए अच्छी खासी रकम दी और ये सब बिल्कुल चुपचाप किया, बिना किसी को बताए, सिर्फ बेनेट परिवार की इज्जत बचाने के लिए और शायद एलिजाबेथ के खातिर। ये जानकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती हैं। जिस आदमी को वो इतना स्वार्थी, इतना घमंडी समझती थी, उसने उनके परिवार के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के। उनका पूर्वाग्रह पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो डार्सी को नफरत से नहीं देखती, बल्कि सम्मान, आभार और धीरे धीरे पनपते प्यार से देखती हैं। ये दिखाता है कि किसी इंसान का असली कैरेक्टर उसके शब्दों या पहली छाप से नहीं पता चलता, बल्कि उसके कामों से पता चलता है, खासकर मुश्किल वक्त में किए गए कामों से। डार्सी का ये कदम उनके अभिमान के ऊपर उनकी नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। इसके बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। बिंगली वापस आते हैं। हाँ, और आखिरकार जेन से अपने प्यार का इजहार करते हैं। उनकी उलझनें दूर हो जाती हैं। और फिर
डार्सी भी दोबारा एलिजाबेथ के पास आते हैं, लेकिन इस बार उनके प्रस्ताव में अभिमान नहीं है। कि एलिजाबेथ ने उन्हें बदल दिया है, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया है। और एलिजाबेथ वो भी बदल चुकी हैं। उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ दिया है। वो डार्सी के असली चरित्र को देख चुकी हैं, उनकी अच्छाई, उनकी वफादारी और उनके गहरे प्यार को। और वो खुशी खुशी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हैं। तो अंत में अभिमान और पूर्वाग्रह की जो दीवारें थीं वो गिर जाती हैं। दो जटिल लोग जो अपनी ही कमियों की वजह से अलग थे, अब आपसी समझ और सम्मान के आधार पर एक हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ दो जोड़ों के मिलने की कहानी नहीं है, ये इस बात की गहरी पड़ताल है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं। ये दिखाती है कि पहली छाप कितनी भ्रामक हो सकती है, और किसी को सच में जानने के लिए हमें अपने अंदर के जो बैरियर्स हैं, चाहे वो अभिमान हो या पूर्वाग्रह, उन्हें पार करना पड़ता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये सिर्फ एक क्लासिक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि सामाजिक दबाव, आर्थिक चिंताएं और हमारी अपनी व्यक्तिगत कमियां वो कैसे हमारे रिश्तों और फैसलों पर असर डालती हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब हम सतही चीजों से परे देखने को तैयार हों। बिल्कुल, अभिमान हमें दूसरों से जुड़ने से रोकता है और पूर्वाग्रह हमें सच्चाई देखने से। जब हम इन दोनों पर काबू पा लेते हैं, तभी हम किसी व्यक्ति की असली कीमत समझ पाते हैं और गहरे रिश्ते बना पाते हैं। और ये बात आज भी मतलब उतनी ही सच है। सोचिए, आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हाँ, हम कितनी जल्दी लोगों के बारे में राय बना लेते हैं, उनके ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर, उनके बारे में कुछ सुनकर, या सिर्फ उनके बाहरी रूप रंग के आधार पर। बिल्कुल। क्या हम भी अक्सर अभिमान और पूर्वाग्रह के शिकार नहीं हो जाते? सही का। शायद अगली बार जब हम किसी को जज करने वाले हों, तो जेन ऑस्टिन की ये कहानी हमें याद दिलाए कि एक पल रुक कर सोचें, क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं या सिर्फ अपनी ही धारणाओं के आईने में एक अक्स? क्या हम सतह के नीचे झांकने को तैयार हैं? यही सवाल शायद इस कहानी का सबसे स्थायी प्रभाव है।